जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे पता है कि आपके आरपीएफ एग्जाम जो एसआई के एग्जाम थे वे आपके खत्म हो चुके हैं और उन्हीं के आधार पर जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कुछ महत्वपूर्ण रिलेटिव से क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि कहां से आपसे आरआरबी क्वेश्चन पूछी जा रही है, यानी रेलवे में कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सिलेक्टेड है, जिससे कि आपकी आने वाली तैयारी जो है अच्छे ढंग से हो सके और आप उसमें बेहतर जान सको। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस क्वेश्चन के साथ साथ हम कुछ थ्योरी के माध्यम से भी पता करेंगे, उनमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको जितनी अधिक नॉलेज होगी आपका एग्जाम भी उतना ही अच्छा जाएगा। तो एक बार मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए, यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। क्योंकि आरपीएफ एसआई 2024 में जो आपकी 5 तारीख की शिफ्ट में जो आपका 5 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो कौन हो जाएंगे, तो भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ध्यान रखना है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, और पहले जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें पहले गृह मंत्री की, तो पहले गृह मंत्री कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही आपके पहले गृह मंत्री थे। बात करें पहले रेल मंत्री की, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कांस्टेबल के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले रेल मंत्री, तो जॉन मथाई जो थे आपके भारत के पहले रेल मंत्री थे। और वर्तमान के रेल मंत्री कौन है, ये इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है कि वर्तमान में आपके रेल मंत्री कौन है। बात करते हैं पहले रक्षा मंत्री के, तो आपका तो सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह, आपको बलदेव सिंह के नाम से रक्षा करने का आपका मनारा होगा, यानी रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह थे। बात करते हैं पहले वित्त मंत्री, तो आपके आर षणमुख आपका चेड्डी जो थे आपके वित्त मंत्री थे। बात करते हैं आपके पहले देश मंत्री, तो विदेश मंत्री कौन थे, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसी के साथ साथ पहले गवर्नर जनरल यानी भारतीय कौन थे, तो आपके सी राजा गोपालचारी थे। बात करते हैं भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो आपके हीरालाल जे कानिया थे। और उसी के साथ साथ पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। बात करें पहले लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में, तो आपका जीवी मामलिंकर। और पहले मंत्री सचिव कौन थे, तो एन आर पिल्लई जो आपके थे पहले मंत्री सचिव थे। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे 5 तारीख में आपका आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नीशियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने भारत में बंगाल विभाजन का आपका अंजाम दिया। तो बंगाल विभाजन को जो अंजाम दिया था मेरे प्यारे साथियों, कौन से वायसराय ने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने जो दिया था आपका भारत में आपका बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना था बिल्कुल सही चुना था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में ब्रिटिश वायसरायों की संख्या कितनी थी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं वायसराय से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बात करें भारत में वायसरायों की सूची में आपके 20 व्यक्ति शामिल थे, यानी भारत में कुल कितने ब्रिटिश वायसराय थे, तो 20 ब्रिटिश वायसराय थे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम अगर आपका टफ बना तो। आपको ध्यान रखना है 20 वायसराय थे, जिनमें से अगर हम पहले की बात करें तो पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग आपके जो थे पहले वायसराय थे। और अंतिम वायसराय कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड आपका लॉर्ड माउंटबेटन आपके अंतिम वायसराय थे और पहले आपके लॉर्ड कैनिंग थे। बात करते हैं कुछ आपके वायसराय और उनसे संबंधित कार्यों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लॉर्ड रोनेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कलकत्ता और मद्रास और आपके जो उच्च न्यायालय थे इनकी स्थापना कौन से वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड आपका लॉरेंस के में हुई थी। बात करें रेले आयोग कब आया था, तो रेले आयोग किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कर्जन के आपके शासनकाल में रेले आयोग आया था। बात करते हैं
मेसोपोटामिया अभियान, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला था कि मेसोपोटामिया अभियान, तो मेसोपोटामिया अभियान को आपने ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, लॉर्ड लिनथिंगो आपके वायसराय थे। बात करें कारखाना अधिनियम 1981, कारखाना अधिनियम जो 1981 आया था, लॉर्ड आपका सेल हाउंड आपका क्या था, लॉर्ड सेल डाउन के समय में आपका कारखाना अधिनियम आया था। बात करें 1872 में पहली जनगणना, तो आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 1872 में पहली जनगणना आपकी लॉर्ड मेयो, इसमें आपका सही जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और क्या है, पीडीएफ डाउनलोड करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है आपकी अमेजन नदी है, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की जो सूची में शामिल होती है आपकी अमेजन नदी होती है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है यानी सही चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके महाद्वीप और उनसे संबंधित उनकी नदियों के बारे में, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर कोई बच्चा एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये सभी फैक्ट आपके एनटीपीसी के लिए तो ज़्यादा 100% यहाँ से एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। सभी आरआरबी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर खासकर आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे बात करें दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है आपकी 6650 किलोमीटर, 6650 किलोमीटर आपकी दुनिया की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात कर लें यहीं पर यूरोप की सबसे लंबी नदी के बारे में, तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वह है आपकी वोल्गा नदी। इसकी लंबाई बात करें तो 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। यहीं पर एशिया की बात करें तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है आपकी यांगतेज है, आपकी 6300 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है, लंबाई है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपकी मिसिसिपी हो जाती है और 3730 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी। वहीं पर बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, और अमेजन नदी की लंबाई कितनी है, तो आपकी 6500 आपकी किलोमीटर जो है आपकी अमेजन नदी की लंबाई है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सबसे लंबी नदी है ये भी आपकी क्या है, आपकी मिसिसिपी आपकी सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई आपकी 3730 किलोमीटर है। बात करें भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, भारतीय महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ना कि भारत की। भारत की कौन सी हो जाएगी, गंगा, और भारतीय महाद्वीप की कौन सी हो जाती है, सिंधु नदी। क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इस क्वेश्चन को अधिकांश बच्चे गलत कर कराएंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो भारतीय महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें 3180 किलोमीटर आपकी सिंधु नदी की लंबाई है। अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया की, तो बात करें मुर्रे डार्लिंग, यानी डार्लिंग आपको ध्यान रखना है कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की डार्लिंग क्या है, सबसे लंबी नदी है, 3720 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला देखते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो आपका शेरबन हो जाती है, जिसकी लंबाई आपकी 350 मात्र 350 किलोमीटर हो जाएगी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें पानी की मात्रा के संदर्भ में, तो अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी यानी पानी की संदर्भ के मात्रा में जो है अमेजन नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी या विश्व की सबसे लंबी, तो आपकी नील नदी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी, तो बड़ी कौन सी हो जाती है, अमेजन नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है, यहाँ पर आपको समझना है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उदयपुर आपका अरावली पहाड़ी राजस्थान से
आपका क्लास नदी का उद्गम, आपसे यहाँ से इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर होगा किस नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन पूछा गया है उदयपुर अरावली पहाड़ी से, उदयपुर अरावली पहाड़ी से आपका किस नदी का उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों। एक क्वेश्चन आपका टेक्नीशियन हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, या कोई भी रेलवे एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है शिफ्ट में कि नदियों के उद्गम से रिलेटिव, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो किसका, आपका साबरमती नदी का उद्गम जो होता है राजस्थान उदयपुर अरावली पहाड़ी से होता है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प पहले को चुना है बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण नदी और उनके उद्गम स्थल के बारे में। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका गंगा नदी, तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। गंगा नदी का उद्गम आपका गंगोत्री उत्तराखंड, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री उत्तराखंड से आपका गंगा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। अगली नदी है आपकी सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो मानसरोवर झील, सिंधु नदी का उद्गम जो होता है मानसरोवर तिब्बत से आपका सिंधु नदी का उद्गम होता है। वहीं पर बात कर ले आपकी नर्मदा, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मेरे प्यारे साथियों आपका मैकाल पहाड़ी, कहाँ से, मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से जो होता है नर्मदा नदी का उद्गम होता है, आपको ध्यान रखना है। किसका, मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। वहीं पर बात करें ताप्ती नदी की या तापी नदी की, तो सतपुड़ा पहाड़ी आपकी बैतूल मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। महानदी इंपॉर्टेंट है, आपकी महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, छत्तीसगढ़। नगरिया टाउन, नगरी टाउन आपका छत्तीसगढ़ से महानदी का उद्गम होता है। अगली बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र की नदी की कहाँ पर होता है, चेमायुंगडुंग तिब्बत में आपका जो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का उद्गम होता है। यहीं पर गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम नासिक महाराष्ट्र से आपका होता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से क्या होता है, आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी की बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से आपका कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण नदियां दी गई हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बार फिर से बता दूं, आपका गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड से, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर तिब्बत से, नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पहाड़ी अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ताप्ती की बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से, वहीं पर महानदी की बात करें तो छत्तीसगढ़ से, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो चेमायुंगडंग आपका तिब्बत से, ब्यास नदी के उद्गम कहाँ से होता है, रोहतांग दर्रे से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नासिक से होता है। महाबलेश्वर से आपका कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और कावेरी नदी के उद्गम की बात करें तो ब्रह्मगढ़ी पहाड़ी यानी कुर्ग कर्नाटक से आपका क्या होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोविड आपका फर्मा ऐप, कोविड आपका फर्मा ऐप शुरू किया, यानी किस सरकार ने शुरू किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप कोविड आपका फर्मा ऐप जो था ये आपका किस राज्य ने शुरू किया। तो ये जो क्या था आपका आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार बी विकल्प में आपको दिया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपके जो है लगभग कई ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कोविड-19 के दौरान जो है उसके संदर्भ में, कोविड-19 के संदर्भ में आपके बहुत से आपके ऐप लॉन्च हुए थे और कुछ आपके महत्वपूर्ण ऐप आपके सामने हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण ऐप हैं और कौन सी सरकार ने शुरू किया इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा रेलवे बहुत पीछे के, रेलवे जो है बहुत पिछले तलक के जीएस में आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे बात करें जन आपूर्ति ऐप, तो जन आपूर्ति ऐप जो शुरू किया था वह किसने किया था कोविड-19 के समय। जन आपूर्ति ऐप आपका उत्तराखंड सरकार ने, जन आपूर्ति ऐप किसने शुरू किया था, तो जन आपूर्ति ऐप जो शुरू किया था वह आपका उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए। बात करें कोविड फार्मा आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने किया था। कोविड कब्ज, कोविड कब्ज ऐप किसने शुरू किया, तो कोविड जो आपका कब्ज ऐप था ये आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा। कोविड कब्ज किस सरकार द्वारा, तो कोविड कब्ज आपका महाराष्ट्र सरकार द्वारा। बात करें संजीवनी ऐप की तो आपका बिहार सरकार द्वारा किया गया था और आयुष कब्ज ऐप जो था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। बात करें कोविड-19 ऐप की तो ये आपका नागालैंड सरकार ने शुरू किया गया था। और नाडी ऐप किसने शुरू किया, पांडुचेरी सरकार ने नाडी ऐप शुरू किया। बात करें प्रज्ञास की तो ये जो ऐप शुरू किया था झारखंड ने शुरू किया था। प्रवासी रोजगार ऐप जो क्या था सोनू सूद ने, सोनू सूद ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो प्रवासी रोजगार ऐप।
बात करें टी कोविड-19 तेलंगाना सरकार और कोविड-19 नागालैंड सरकार, दोनों में अंतर है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस अंग द्वारा किया जाता है। तो नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है वह आपका आइरिस द्वारा किया जाता है। क्या किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस द्वारा किया जाता है। यहाँ पर डी विकल्प आपको ध्यान में रखना है, डी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मानव शरीर से संबंधित फैक्टों के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे बात करें मानव नेत्र के निकटतम बिंदु की, तो मानव नेत्र का निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर आपका मानव नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करें हर सेकंड अपनी आंखों पर कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो अपनी आंख पर जो बनते हैं 50 से अधिक बार फोकस बदलती है। जो अपनी आंख जो होती है वे कितने बार फोकस बदलती है, यानी एक सेकंड में 50 से बार अपनी आंख जो होती है फोकस बदल लेती है। बात करें मस्तिष्क से जुड़ने वाली जो आपकी इसमें तंत्रिकाएं हैं, लगभग 10 लाख से अधिक। आंख से जो आपकी मस्तिष्क की तंत्रिका संबंध रखती हैं वे लगभग 10 लाख से अधिक संबंध रखती हैं। बात करते हैं प्रत्येक नेत्र का व्यास या त्रिज्या कितनी होती है, तो प्रत्येक नेत्र यानी कितनी मोटाई का होता है आपको ध्यान रखना है। तो प्रत्येक जो आंख होती है आपकी 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। जो आपकी प्रत्येक आंख होती है 2.5 सेंटीमीटर व्यास वाली होती है। इस बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला बात करें लंबाई की, लगभग वो बात करें तो आपकी 22 मिमी लंबाई होती है। इस बात में भी ध्यान रखना है। बात करें आंखों में क्रिस्टलिया, आपका उतक आपका लेंस कौन सा होता है, तो क्रिस्टलिया या आपका उत्तल लेंस। आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो आपका जो आंखों में लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, ध्यान रखना है। बात करें इंसान की जो औसतन आपकी आंख है उसका वजन के बारे में बात करें तो 28.35 ग्राम आपकी आंख का वजन होता है। कितना होता है? 28.35 आपकी आंख का वजन होता है। बात कर लें आंख के आकार की, तो आपका जो होता है 6.5 घन सेमी, 6.5 सेमी जो आपकी आंख का घन होता है। बात करें इसे जो होती हैं आपकी 3 प्रकार के ऊतकों से बनकर होती है। बात करें इंसान की आंख में कुल मिलाकर हड्डियां, इंसान की आंख में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो मेरे प्यारे साथियों मनुष्य की जो आंख में होती है कुल आपकी कितनी हड्डी होती है, तो कुल आपकी 6 हड्डी होती हैं। ध्यान रखना है मनुष्य की आंख में आपकी कितनी हड्डी होती है, तो मनुष्य की आंख में आपकी 6 हड्डी होती है। इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था। तो बताइए ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश की बात करें तो ब्रिक्स में जो शामिल होने वाला अंतिम देश था वह था आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका जो था विश्व में आपका ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश था, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं ब्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है। बात करें ब्रिक्स अध्यक्षता बैठक, यानी ब्रिक्स की जो 2024 में अध्यक्षता बैठक हुई थी कहां पर हुई, तो ये आपकी रूस में हुई। बात करें ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, तो ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो संघई चीन में ब्रिक्स का मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी जुलाई आपकी 2015 में, जुलाई 2015 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। बात करें 2025 में ब्रिक्स के 17वें ब्रिक्स सम्मेलन, 2025 में जो आपका सम्मेलन होगा, कौन सा सम्मेलन होगा, तो 17वां शिखर सम्मेलन होगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं ब्रिक्स देश, यानी ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ब्रिक्स में आपका ब्राजील हो जाता है, रूस हो जाता है, भारत हो जाता है, चीन हो जाता है, दक्षिण अफ्रीका हो जाता है ब्रिक्स में शामिल। आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या भारत ब्रिक्स में शामिल है, क्या भारत ब्रिक्स में शामिल है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या भारत आपका ब्रिक्स में शामिल है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा नहीं, हाँ या कह नहीं सकते। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे मिलेंगे कि ब्रिक्स में शामिल है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए भारत जो है ब्रिक्स में शामिल है। बात करें जो 2024 का आपका ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसका विषय क्या था, तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए
बहुपक्षपात को मौजूद करना जो था ब्रिक्स का आपका लक्ष्य यानी विषय इसमें था। बात करें ब्रिक्स में आपकी किसने सदस्य ले ली है, तो आप सदस्यता जो है ब्राजील के पास है, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका से बढ़ाकर अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त राज्य अमीरात को भी इसमें शामिल कर लिया है। इन बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशानुगत विषयों से संबंधित का अध्ययन है, यानी वंशानुगत का अध्ययन आपका किस में किया जाता है, तो आपका जेनेटिक्स में किया जाता है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने पहले विकल्प को चुना है। तो बात करते हैं विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण शाखा और उनसे संबंधित अध्ययनों के बारे में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हड्डियों का अध्ययन, तो हड्डियों का अध्ययन जो कहा जाता है आपका ओस्टियोलॉजी जो कहा जाता है आपका हड्डियों का अध्ययन कहला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी का अध्ययन आपका पेंडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूरेनी सिस्टम का अध्ययन आपका यूरोलॉजी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विषाणुओं का अध्ययन, तो विषाणुओं का अध्ययन जो कहा जाता है आपका वायरोलॉजी जो कहा जाता है विषाणुओं का अध्ययन में किया जाता है। बात करें यहीं पर पृथ्वी के संरचना का अध्ययन, तो पृथ्वी की जो संरचना होती है अगर हम इसके अध्ययन की बात करें तो पृथ्वी की जो संरचना का अध्ययन कहलाता है जियोलॉजी जो कहलाता है आपका पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कहलाता है। यहीं पर बात करें गुर्दे से संबंधित अध्ययन आपका नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। गुर्दे से संबंधित अध्ययन कौन सा हो जाता है, नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दे से संबंधित अध्ययन हो जाता है। पक्षियों का अध्ययन की बात करें तो ऑर्निथोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन होगा। आपका जीवाश्मों की बात कर लें तो आपका पैलियोटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन हो जाता है। और कीटों का अध्ययन आपका एंटोमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन हो जाता है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण शाखा है। आप हमें इनको टेलीग्राम चैनल पर भी घेर देंगे, वहां से जाकर भी आप इनको देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, तो बात करें मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या आपकी 639 होती है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करें मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संबंधित आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर के हृदय कितनी बार धड़कता है, सभी को पता होगा, लगभग 72, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर, तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है 1 मिनट में आपकी 16 से 18 बार, 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है स्वस्थ मनुष्य सांस ले सकता है। बात करें मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीवर जो जांग में सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज आपकी कान में, मध्य कान में आपकी होती है। बात करें सबसे मजबूत हड्डी आपकी जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। और शरीर का सबसे कठोर तत्व आपका एनोमिल सबसे कठोर तत्व होता है। बात करें मनुष्य का सौंदर्य, यानी जो मनुष्य का सौंदर्य होता है उसका अध्ययन जो किया जाता है किससे किया जाता है, तो ये आपका कैलोलॉजी से किया जाता है। और सामान्य मनुष्य का रक्त आपका चाप कितना होता है, तो आपका 120 से 80 आपका प्रति सेकंड होता है। बात करें शरीर में रक्त आपका परिवहन लगभग जो आपका यानी शरीर में एक बार रक्त छनने के बाद दोबारा जो रक्त छनता है, यानी एक बार जैसे हमारी अंगुली है, अंगुली में एक बार रक्त आ गया, उसके बाद अंगुली में वही रक्त कब आगा, तो 23 सेकंड बाद आगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला खोजा गया स्थल था मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना है हड़प्पा जो था आपका सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल था, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटिव आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं या आरपीएफ कांस्टेबल में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया आपका स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा था, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात करते हैं हड़प्पा स्थल की खोज जो की गई थी आपकी 1921 में की गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हड़प्पा स्थल कब खोजा गया, तो 1921 में खोजा गया था। किसके द्वारा, तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा आपका जो खोदा गया था आपका हड़प्पा स्थल खोजा गया था, आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में आपका मुर्दों का टीला है, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है आपका
मुर्दों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो का अर्थ है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्या है, मोहनजोदाड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदाड़ो जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, और हड़प्पा जो था सबसे पहला खोजा गया स्थल था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज जो की गई थी आपकी किसने, अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने जो की थी आपकी कालीबंगा की खोज की थी। ये क्वेश्चन आपसे आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला फैक्ट है आपका लोथल की खोज जो की गई थी आपकी 1954 में की गई थी, और डॉक्टर SR राव द्वारा आपकी लोथल की खोज की गई थी। बात करें कालीबंगा के स्थान पर उत्खनन का श्रेय आपका CB के आपका थापर और BB लाल को जाता है। मोहनजोदाड़ो स्थल की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी आपकी 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी, आपको पता होना चाहिए, और राखलदास बनर्जी द्वारा आपकी मोहनजोदाड़ो की खोज की गई थी। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब बनता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है, यानी जो आपका सूर्य का वातावरण है उसका बाह्यतम परत आपसे पूछा गया है, तो उसका जो बाह्यतम परत कहलाता है वह आपका आभा मंडल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। तो बात करते हैं सूर्य से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है। जैसे पहली थ्योरी से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से सूर्य की वातावरणीय बाह्यतम परत को आभा मंडल कहते हैं। सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है, और उस आपका प्रकाशीय चक्र को सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आभा मंडल, आभा मंडल का तात्पर्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें सूर्य की बाहरी परतों में आपका कोरोना या आभा मंडल सूर्य की बाहरी परत कहलाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपकी सूर्य की बाहरी परत क्या कहलाती है, तो कोरोना जो है सूर्य की बाहरी परत कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। फोटोस्फीयर की बात करें तो प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर जो होता है प्रकाश मंडल होता है, और सूर्य की सबसे निचली व गहरी परत होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोस्फीयर क्या होता है, तो फोटोस्फीयर जो होता है सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे निचली और गहरी परत को आपको फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल भी कहा जाता है। बात करें क्रोमोस्फीयर की या बड़मंडल की, तो प्रकाश क्षेत्र का और सौर संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित होता है। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, तो वायुमंडल जो आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय आपका जो आपका सूर्य ग्रहण के समय आपका दिखाई दे जाता है, क्या होता है, क्रोमोस्फीयर आपका दिखाई दे जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो सूर्य की सबसे बाहरी परत को आपका कोरोना कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सूर्य की सबसे निचली परत एवं गहरी परत क्या कहलाती है, तो फोटोस्फीयर आपका कहलाती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सिलेक्टेड है। आरपीएफ क्वेश्चन में इन क्वेश्चनों के 100% क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन को नोट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो भारतीय संविधान में जो है वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपकी अनुसूचियों से संबंधित डिफरेंस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में आपकी 12 आपकी अनुसूचियां हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आपके 25 भाग हैं और 470 आपके अनुच्छेद या 470 आपके आर्टिकल है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में आपकी 4 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के मूल जो कॉपी थी उसमें जो मूल आपका था, मूल कॉपी जो थी उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो उसमें आपकी 8 अनुसूचियां थी। जिनमें बात करें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 9वीं अनुसूची जो थी इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।
10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 1985 में जोड़ा गया। ये आपके चारों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और 11वीं अनुसूची को आपका जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में 11वें अनुसूची को जोड़ा गया था। वहीं पर बात करें 12वीं अनुसूची की तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में आपका 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर हम बात करें 9वीं अनुसूची की कि 9वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं में क्या है और 12वीं में, तो 12वीं में आपकी न्यायपालिका है, 11वीं अनुसूची में आपकी ग्राम पंचायत आ जाती हैं और आपकी 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानून आ जाते हैं। आपको बताना है 9वीं अनुसूची में आपका क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने 3 अनुसूचियों को आपको बता दी हैं। आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसका वर्णन करती है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो जल्दी से जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। क्वेश्चन है आपका पांडुचेरी किस आपके उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो बात करें पांडुचेरी की तो पांडुचेरी जो आता है वह आपका मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास आपके उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1862 में आपके मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाई कोर्ट और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके लिए पहला ही फैक्ट है कि पांडुचेरी जो आता है आपका मद्रास आपका उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मद्रास उच्च न्यायालय जो है भारत के तमिलनाडु प्रांत का न्यायालय है। कहाँ का है? मद्रास जो आपका उच्च न्यायालय है वह भारत के तमिलनाडु क्षेत्र का न्यायालय में है। और मद्रास उच्च न्यायालय है कहाँ पर? तो आपका चेन्नई में है। बात करें मद्रास उच्च न्यायालय की आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1862 में आपकी मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस क्वेश्चन के बारे में आपका पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का आपका न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नागालैंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो नागालैंड का उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी ही न्यायालय जो है आपका नागालैंड का है। मिजोरम का भी आपका उच्च न्यायालय जो है आपका कहाँ का है? गुवाहाटी का ही है। और अरुणाचल प्रदेश और असम का भी। इनकी आपकी जो पीठ होती हैं, जैसे आपका लखनऊ उच्च न्यायालय है, लखनऊ में आपकी क्या है? न्यायिक पीठ है आपकी किसकी? इलाहाबाद आपकी हाई कोर्ट की। तो इसी प्रकार इनकी पीठ बनी हुई है, मगर आपके उच्च न्यायालय यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहीं पर बात करें कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और आपका क्या आता है? अंडमान निकोबार न्यायालय आपका आता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी किस न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये जो आता है आपका कलकत्ता, इसमें आपका सही जवाब होगा। हैदराबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत आपका क्या आता है? तेलंगाना आता है, आपका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि अन्य आपकी अंतःस्रावित ग्रंथि कार्यों को प्रभावित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है? आपका सभी को पता होगा पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। ग्रंथि टॉपिक भी आपका आरआरबी का एक फेवरेट टॉपिक है। ग्रंथियों से आपको अक्सर आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और विशेषकर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका साइंस का भी रोल आपका जो है आरपीएफ परीक्षा में अच्छा ठीक ठाक रहता है, तो आपको साइंस भी पढ़कर जाना होगा। जैसे बात करें मानव शरीर में ग्रंथियों से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो मानव शरीर में लगभग आपको 600 से 1000 ग्रंथि, आपको ध्यान रखना है। आपको कहीं कहीं पर 600 भी मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको 1000 भी मिलेगा। तो मानव शरीर में लगभग 600 से 1000 ग्रंथियाँ आपकी पाई जाती हैं। बात करते हैं आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आपका पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत यानी लीवर आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आपको ध्यान रखना है। बात करें पीनियल ग्रंथि की, तो यह मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए आपकी, तो पीनियल ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। थायराइड ग्रंथि की बात करें तो इसके कार्य बहुत पूछे जाते हैं, जैसे हृदय गति का नियंत्रण कौन करता है, ताप नियंत्रण कौन करता है, आपका चय पाचन सहित आपका शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करती है, आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे अच्छी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे अच्छी ग्रंथि है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी ग्रंथि केवल आपकी
स्त्रियों में पाई जाती है तो अंडाशय। और शरीर की सबसे मजबूत ग्रंथि की बात करें तो गर्भाशय की मांसपेशियां जो होती हैं ग्रंथि के रूप में काम करती हैं और शरीर की जो है सबसे मजबूत ग्रंथि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी के समाधि स्थल की, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वह आपका राजघाट में है, आप सभी को पता होगा। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी का पहले तो पूरा नाम ही जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को जो हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और स्थान की बात करें तो पोरबंदर के काठियावाड़ जिले में आपका गुजरात में क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो आपका करमचंद गांधी जो था आपका महात्मा गांधी के पिता का नाम था। गांधी जी के शिष्य का नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका मीरबेन हो जाएगा और ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आप इसे नोट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें गांधी जी का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1915 को, यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे तो उससे बाद जो गांधी जी का आगमन हुआ था वह आपका 9 जनवरी 1915 को हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें वकालत पढ़ने जो इंग्लैंड गए थे ये आपके 1888-1891 में गए थे। इनके राजनीतिक गुरु भी पूछ लिया जाता है, तो राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इन्होंने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था, तो इनका प्रथम सत्याग्रह आपका चंपारण 1917 में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर किया। अधिकांश बच्चे इसमें जो है दांडी यात्रा लगा कर आते हैं, यानी दांडी मार्च यात्रा आपकी लगा कर आती है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस प्रकार का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट बल्ले की माप कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो जहां से क्वेश्चन बना है। तो बात करें क्रिकेट बल्ले की माप को लेकर, तो मेरे प्यारे साथियों क्रिकेट बल्ले की माप जो होती है 38 इंच आपकी क्रिकेट बल्ले की माप होती है, आपको ध्यान रखना है। यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई बात कर लें तो क्रिकेट पिच की जो लंबाई होती है 22 गज आपकी क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, आपको ध्यान रखना है। यहीं पर बात करें क्रिकेट बल्ले की माप आपकी 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच भी आपके क्रिकेट बल्ले की माप होती है। क्रिकेट बॉल के वजन की बात करें तो बॉल का वजन कितना होता है, तो 5.5 से आपका 5.75 ओंस आपका होता है। यहीं पर वॉलीबॉल गेंद की परिधि पूछी जाती है। ये क्वेश्चन जो है आपसे एनटीपीसी एसआई में आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था और एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि वॉलीबॉल गेंद की परिधि। तो आपको ध्यान रखना है 66 सेंटीमीटर के लगभग आपकी वॉलीबॉल गेंद जो होती है उसकी परिधि होती है। वॉलीबॉल गेंद का भार कितना होता है, तो 270 कितना होता है 270 ग्राम की आपकी वॉलीबॉल गेंद होती है। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई आपकी 28 इंच, जो आपके क्रिकेट के स्टंप होते हैं यानी जिनको हम विकेट भी बोलते हैं, तो क्रिकेट स्टंप जो होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो आपकी 28 इंच होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि खो खो का जो मैदान होता है उसका मैदान कितने बाई कितने का होता है, तो आपका 29 बाय 16 मीटर का आपका जो आपका खो खो का मैदान होता है ये पूछा जाता है। खो खो में आपसे पूछ लिया जाता है इनमें कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसका जो मैदान होता है वह आपका 110 बाई आपका 75 गज का होता है। और कबड्डी का मैदान कितना होता है, तो 12.5 मीटर गुणा आपका 10 मीटर का आपका होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया। क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो किसने कराया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, सभी को पता होगा। यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होता। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनसे संबंधित आपके फैक्टों के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या अभी तक आपसे आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे दीवाने खास आपका आगरा पोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है, शाहजहां द्वारा निर्माण कराया था। भरतपुर के किले की बात करें तो भरतपुर का किला जो है आपका भरतपुर राजस्थान में स्थित है और राजा सूरजमल द्वारा निर्माण कराया था। शेरशाह का मकबरा आपका शेरशाह के पुत्र द्वारा बनवाया गया था। जहांगीर महल की बात करें आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और जहांगीर महल आपका अकबर द्वारा बनाया गया था। चीनी का रोजा आपका शाहजहां का हो जाएगा। अकबर का मकबरा आपका जहांगीर हो जाता है। और बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है हुमायूं का मकबरा आपका किसने बनाया था, तो बीवी आपकी फातिमा बीवी ने बनवाया। किसने बनाया था, हाजी बेगम ने बनवाया था। इसमें आपका सही जवाब होगा। बात करें
आरामबाग आपका आगरा बाबर द्वारा बनवाया गया था। और जंतर मंतर मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जंतर मंतर मंदिर आपका जयचंद द्वारा सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? तो ये आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और हम इसको आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। इसके आगे भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ हमने इसमें दिवस दिए हैं, तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस को लेकर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस आपका 25 अप्रैल को बनाया जाता है। बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस की बात करें 24 मार्च हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस आपका 24 अक्टूबर को बनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस आपका 29 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को बनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस आपका 14 जून को बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को बनाया जाता है। और विश्व शौचालय दिवस आपका 29 नवंबर को बनाया जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको पता होना चाहिए। हमने क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है। अगर आपको एक विकल्प यह भी मिलता है कि इनमें से कोई नहीं, ये भी आपको एक विकल्प मिलता है इनमें से कोई नहीं, तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।